हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए चैप्टर ध्वनि लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में ले लिए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है इसमें, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ध्वनि की, ध्वनि से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ध्वनि में टॉप 25 क्वेश्चन, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक बने रहें और इनके इस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इनके नोट्स बनाते रहिएगा। आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बालाजी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अप्रगामी, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय। तो दोस्तों आप लोग को इसका आंसर पता ही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 20 किलो हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए मात्रक जो होते हैं वो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप अगला जो वीडियो आएगा वो मात्रक पे रहेगा, यानी यूनिट इकाई रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आंसर 20 हर्ट्ज से कम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन ये कह रहा है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन डी 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर बताइएगा इसको। तो आप लोग जब आंसर ऑप्शन में बताइएगा मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा देखिए ऑप्शन देखिए, पहले देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बस उसको आपको समझना होगा। ठीक है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा ऑप्शन ए सुनी जा सकती हैं, बी नहीं सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन सी कभी कभी सुनी जा सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नहीं, पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं ये सुनी नहीं जा सकती। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती। ये इसकी तरंगे जो होती हैं ये सिर्फ चमगादड़ जो होते हैं सिर्फ यही सुन सकते हैं, यही उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य तरंगे, और यही सुन भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी नहीं सुनी जा सकती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। पराश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, गाल्टन। पराश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ऑप्शन ए गाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों फ्रेंड्स, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा बस। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिकार
कॉमा परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार, परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिध्वनि का निर्धारण, ऑप्शन सी विस्पंदों का बनना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिध्वनियों का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि कह रहा है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी सबसोनिक तरंग। सबसोनिक तरंग है दोस्तों, सौकिक, चलिए आप इसका कोई यूज नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ दिया गया है सबसोनिक तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंग कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ध्वनि का त्वरक किस पर निर्भर होता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति पर निर्भर होता है दोस्तों। ध्वनि का त्वरत्व किस पर निर्भर होता है? आवृत्ति पर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए परस्रव्य तरंगों का, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी अवक्षव्य तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगों का। विमानों की जो आंतरिक भाग की सफाई की जाती है उसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में। फ्रेंड्स वही क्वेश्चन टाइप हो गया है। ठीक है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, और इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है क्वेश्चन नंबर 10वां है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? फ्रेंड्स 0 से 5 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 11 से 15 हर्ट्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि कंपन की आवृत्ति सीमा होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन है तरंग का वेग आवृत्ति, देखो वेग को v से, आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध दिया जाता है। फ्रेंड्स समझिए, तरंग का वेग और आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको संबंध रिलेशन निकालना है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा v बराबर एन लैम्डा। ठीक है, इसका जो एन लैम्डा इसलिए बोलते हैं, ये तरंगदैर्घ्य का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, इसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं फ्रेंड्स। तरंग आवृत्ति और
तरंगदैर्घ्य, तरंग का वेग आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का जो संबंध दिखता है वो आपको v बराबर एन लैम्डा यानी वेग बराबर तरंगदैर्घ्य यानी कि आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है फ्रेंड्स, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य ये आपको रिलेशन में मिलेगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी v बराबर एन लैम्डा। लैम्डा को तरंगदैर्घ्य कहते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपको पता हो गया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण चंद्रमा के धरातल से दूर विस्फोट की आवाज़ विस्फोट की आवाज़ जो सुनाई नहीं पड़ती है वो क्यों नहीं सुनाई पड़ती है, तो वायुमंडलीय की उपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल, चंद्रमा हम लोग पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, बस इसी कारण, क्योंकि सिर्फ वायुमंडल पृथ्वी पे ही पाया गया है और लोग अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह पे भी वायुमंडल पाया गया है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी के सिवा कहीं पे क्योंकि वहाँ अनुमान लगाया गया है, वहाँ भी क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ पे वायुमंडल पाया गया है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं, ऑप्शन बी अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, ऑप्शन सी उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं फ्रेंड्स। चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वे मैंने बताया ना, पैरासोनिक ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं चमगादड़, और चीन का ये मुख्य भोजन भी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें चमगादड़ की, चमगादड़ जो होते हैं ये परासर तरंगे और पैरासोनिक ध्वनियाँ भी उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इतना फैक्ट याद करिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ऑप्शन ए 664 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 166 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल सेम रहेगी यानी 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्टील में। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील में करती है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बादलों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। बादलों की बिजली की चमक, क्वेश्चन सवाल जो प्रश्न कह रहा है आप उसको समझिए पहले। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। ऑप्शन सी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा पी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु में ध्वनि का वेग क्या है? तो वायु में ध्वनि का वेग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए 330 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए द्रव, बी ठोस, सी गैस या डी वायु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ठोस में। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन बी यानी ठोस में। ध्वनि सबसे तेज जो चलती है वो ठोस में चलती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग एक बार देख लिए इसको। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस में सबसे अधिक, ऑप्शन बी समान होता है, ऑप्शन सी गैस में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी द्रव में अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी हवा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोहा। ठीक है, यानी लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति, यानी लोहा जो एक ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि की गति अधिकतम रहती है 20 डिग्री तापमान पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप लोग इसको समझ लिए, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग होता है, 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन कह रहा है तापमान के घटने से घटता है, दूसरा ऑप्शन है तापमान के बढ़ने से घटता है, तीसरा ऑप्शन है तापमान के घटने से बढ़ता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तापमान घटने से घटता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने से घटता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन सी प्रकाश की चाल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है फ्रेंड्स, पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है, आपको घुमाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़े लैंग्वेज बेस्ड भी रहेंगे क्वेश्चन, तो आप समझ के चलिएगा, नोट्स बनाइएगा एक, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिए हैं। कॉन्सेप्ट अगर लेते तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन ए वायुयान, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी जलयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर अधिकतर लोगों को पता होगा, तभी मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए वायुयान। वायुयान को किसने बनाया? राइट ब्रदर्स फ्रेंड्स। ठीक, वायुयान के जो आविष्कारक हैं राइट ब्रदर्स। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 24 देखिए, आप लोग इसको पढ़ समझ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वायुयान के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो फ्रेंड्स अधिकतर लोगों को पता होगा इसका आंसर डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि तीव्रता का भी मात्रक। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको एक चीज़ है कि
समुद्र में जो समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फैदम से मापी जाती है। फैदम या नॉट? फ्रेंड्स, समुद्र की जो गहराई मापी जाती है, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो कैसे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैदम या नॉट, KNOT, नॉट। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो वो डेसिबल में मापा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो सामान्य विज्ञान की टॉप 20 क्वेश्चन के इस सीरीज में मिलते हैं आपको। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 से 60 डेसिबल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 20 से 30 डेसिबल। 20 से 30 डेसिबल यानी कि ऑप्शन ए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता जो होती है 20 से 30 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक भी डेसिबल होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, यानी बालाजी स्टडी क्लासेस को देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बालाजी स्टडी को। और कोशिश यही है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाए, जो आने वाले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।